नमस्कार दोस्तों सभी स्टूडेंट को नमस्कार। RMS इंस्टीट्यूट जो आपको ऑनलाइन माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचा रहा है, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी हमारी वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें। आपको हम डेली अपने टॉपिक वाइज आपको कुछ नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको पता है रीट की जो एग्ज़ाम है वो लगभग फरवरी में है। 27 फरवरी को आपकी डेट फिक्स है और अभी लगभग आपका 1 महीना बाकी है, तो आप लगातार अपनी तैयारी करते चले। अभी हमने पिछली वीडियो में वाक्य विचार का पार्ट 1 जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है, वाक्य के अंग क्या होते हैं और वाक्य के तत्व क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। वाक्य के जो प्रकार है, वाक्य को 2 आधार पर बांटा गया है और दोनों आधारों में से एक रचना की दृष्टि से है और एक अर्थ की दृष्टि से है। रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार जो है हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम भाग 2 में वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे हम, वाक्य के प्रकार, और ये पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ये हमने पहली वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं और 8 प्रकार जो है हम आज एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो इनको मैंने एक याद करने की जो ट्रिक्स है वो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि आप इनके 8 प्रकारों को किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा से एक बार देख रहे हैं कि विप्र, भिन्न, आई, ये अपन को जो है ट्रिक्स याद रखनी है। विप्र, भिन्न, आई, सांस। विप्र, भिन्न, आई, सांस को आप याद रखेंगे तो ये इसमें 2 वर्ण इसमें है, 2 वर्ण इसमें है, 2 वर्ण इसमें है और 2 वर्ण इसमें, मतलब टोटल आपके 8 वर्ण हैं और टोटल आपके 8 प्रकार के आपके वाक्य हैं। और इनको आप प्रथम अक्षर से इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। और यहाँ पर यदि अपन देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए बी से आपको ध्यान रखना है, बी से बन जाएगा आपका विधानवाचक, बी से बन जाएगा विधानवाचक, प्र से बन जाएगा प्रश्नवाचक। ये 2 हो गए आपके। ये बी हो जाएगी आपकी विस्मय बोधक, विस्मय बोधक हो जाएगा। ये न से आपका हो जाएगा निषेधवाचक, न से हो जाएगा आपका निषेधवाचक। आ से हो जाएगा आपका आज्ञावाचक, ई से हो जाएगा आपका इच्छावाचक, स से हो जाएगा आपका संकेतवाचक और इस से हो जाएगा आपका संदेहवाचक। इस प्रकार आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। विप्र, भिन्न, आई, सांस। आप बी से विधानवाचक, प्र से प्रश्नवाचक, बी से फिर विस्मयवाचक, विस्मयबोधक, आ से न से निषेधवाचक, आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, स से संकेतवाचक और स से संदेहवाचक। आप इस प्रकार 8 प्रकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये तो आपके प्रकार याद हो जाएंगे। इसके बाद हम एक एक प्रकार जो है यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई ये होते क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये कैसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से इनका प्रश्न बन सकता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो नंबर 1 जो है अपन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं विधानवाचक वाक्य से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विधानवाचक वाक्य। ये जो वाक्य आपके हमने जो रचना की दृष्टि से जो वाक्य पढ़े थे, रचना की दृष्टि से वाक्य जो हम पढ़े थे तो 3 प्रकार थे रचना की दृष्टि से। उसमें एक वाक्य आपका सरल या साधारण वाक्य। तो सरल और साधारण जो वाक्य है वही हमारे अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य होते हैं।
विधानवाचक वाक्य आपको यदि अपन देखें तो ये लोक प्रचलित अर्थ को बताते हैं। ये किसको बताएंगे? आपके लोक प्रचलित या सामान्य अर्थ या सामान्य अर्थ। यदि ऐसी स्थिति आपको आती है तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। विधानवाचक वाक्य आपके लोक प्रचलित या सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं। लोक प्रचलित अर्थ का मतलब होता है जिसको मैं जानता हूँ, जिसको आप जानते हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति के सामने यदि हम बोले तो वो व्यक्ति उसका अर्थ जानता है या उस सेंटेंस को पहचान जाता है, उसको हम लोक प्रचलित अर्थ बोलते हैं। लोक का मतलब एक संसार, प्रचलित मतलब इसमें प्रचलित हो, प्रत्येक व्यक्ति इसका अर्थ समझ जाए, वो आपके विधानवाचक वाक्य होते हैं। ये सीधे सिंपल होते हैं, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब सरल वाक्य होते हैं, सामान्य अर्थ का ये बोध कराते हैं। यदि आपको सीधे ढंग से कोई वाक्य आता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, वह बाजार जाता है, बाजार से सामान लाता है, या कोई अन्य क्रियाओं से संबंधित कैसा भी आपको छोटा सिंपल एक सेंटेंस आता है और आपसे अर्थ के आधार पर उसका वाक्य पूछता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो वो आपका विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा जो आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। दूसरा आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं इनकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। वाक्य के अंत में यदि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वाचक का मतलब होता है बोध कराना, वाचक का मतलब होता है बोध कराना, और प्रश्न ये आपका है, ये प्रश्न का बोध कराएंगे। ये किसका बोध कराएंगे? आपको प्रश्न का बोध कराएंगे, और प्रश्न का बोध कराएंगे तो वाक्य के अंत में अपन को स्पष्ट है कि उस वाक्य में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य रूप से लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा और ये आपके प्रश्न का बोध आपको कराएंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य, और एक इनकी सीधी सी पहचान ये है कि प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी होंगे उनके बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कौन, क्या, कैसे, कहाँ, ऐसे शब्द आपको जरूर मिलेंगे। यदि ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि ये आपका जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य ही है। तो ये दो वाक्य आपके क्लियर हुई। दो वाक्य हमने पढ़े, एक विधानवाचक, एक प्रश्नवाचक। विधानवाचक लोक प्रचलित और सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं। प्रश्नवाचक जो है आपके ये प्रश्न का बोध कराएंगे, और प्रश्न वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये आपसे प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन सेंटेंस का यही काम। आगे जो हम पढ़ेंगे अगला, तीसरा जो आपका वाक्य है वो अपन पढ़ेंगे विस्मय बोधक। तीसरा वाक्य पढ़ेंगे हम विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य में ये यहाँ पर आ रहा है विस्मय, ये आदि है और ये बोधक। इसमें आपको चार चीजें आती हैं। आप देखिए कौन कौन सी चीजें अपन को इसमें आती है। एक तो हर्ष, एक शोक, एक आश्चर्य और एक घृणा। ये चार चीजें आप अपने दिमाग में उतार लीजिए कि चारों चीजें जो हैं ये आपकी विस्मय बोधक वाक्य के अंदर आती हैं। हर्ष, हर्ष का मतलब यदि आपको कभी अधिक खुशी होती है, किसी भी चीज को देखकर आप खुश हो जाते हैं, जैसे कोई चीज हमने पहली बार देखी हो और इसको पहली बार देखने के कारण हम अरे वाह, ऐसे शब्द आपको, ओ हो, ऐसे शब्द यदि आपको निकलते हैं तो ये आपकी खुशी को दर्शाते हैं कि आप उसको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये हर्ष यदि आपको आता है। एक शोक, शोक का मतलब होता है कि जो हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो हमारा परिचित हो,
हमारा रिलेशन में हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारे परिवारजन हो, मतलब मित्र हो, कुल मिलाकर ये है कि हमारा किसी न किसी प्रकार से उसके साथ कोई संबंध हो और उस व्यक्ति के साथ यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा कोई गलत हो जाता है, तो हमें एक प्रकार से बहुत दुख होता है और उस दुख को कहते हैं हम शोक। अपन इसके लिए अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, अरे ये तो अनर्थ हो गया, तो ऐसे जो शब्द बोलते हैं तो ये विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। आश्चर्य का मतलब होता है कि कभी हम कोई ऐसी चीज देखें जो हमने कभी नहीं देखी हो, पहली बार देखी हो, या उसको देखकर हमें ऐसा आश्चर्य होता है कि ये तो संभव नहीं है, ये कैसे हुआ, तो वहां पर हमको एक आश्चर्य होता है। और घृणा मतलब ऐसी कोई खराब चीज, कोई दुर्गंध हमको आ जाए, या कोई ऐसी बेकार चीज हम देख लें जो हमको पसंद नहीं होती है, तो नापसंद चीजों से हमें क्या होती है, एक नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है। तो इन सब के लिए हम विस्मय बोधक वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसमें अपन को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें विस्मय बोधक शब्द का प्रयोग होता है। विस्मय बोधक शब्द आता है, ठीक है, और इस शब्द विस्मय बोधक शब्द के बाद में आपका विस्मय बोधक चिन्ह आता है। पहले आपको कोई ना कोई विस्मय बोधक चिन्ह वो शब्द होगा, शब्द के बाद में आपका विस्मय बोधक चिन्ह होगा। जैसे यदि आपको कोई भी लिखेगा कि अरे, तो अरे के बाद ये आ जाए, ठीक है। वाह, जैसे वाह है हमने बोला तो वाह के आगे ये आ जाए, ठीक है। जैसे हमने किसी को कोई घृणित चीज दे दी तो छी, तो छी के बाद में आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे शब्द इसके अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विस्मय बोधक के अंदर बहुत से बच्चे इनके दिमाग में ये रहता है कि विस्मय बोधक के अंदर विस्मय वाली चीजें आती है, मतलब आश्चर्य वाली चीजें आती है, तो ये भैया कोई जरूरी नहीं है। आज हर्ष भी आता है, शोक भी आता है, आश्चर्य भी आता है और घृणा भी आता है। ये चारों चीजें जो है आपके विस्मय बोधक वाक्यों के अंदर आती है। अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, अगला वाक्य हम पढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 जो वाक्य आपका वो है निषेधवाचक। नंबर 4 हो गया निषेधवाचक। नंबर 4 निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक आपने देख रहे हैं, निषेध का मतलब होता है मना करना और वाचक का मतलब होता है बोध कराना। कहने का मतलब ऐसे वाक्य जो आपको किसी कार्य की निषेधता का बोध कराएंगे, मतलब आपको मना करेंगे किसी कारण से। मतलब कुल मिलाकर आप जैसे यदि इसको इंग्लिश में समझे तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, वो आपके हिंदी के अंदर निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ये आपको किसी कार्य के लिए मना करेंगे। आपको यहाँ पर जो इसके ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे वाक्य जो होते हैं, उन वाक्यों के बीच में आपको ना, ने, नहीं, मत, मना, वर्जित, ठीक है ना, ऐसे निषेध, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको इसके अंदर किया जाता है। जैसे यदि अपन यहाँ पर लिख देते हैं ना, नहीं, है ना, मत, निषेध, वर्जित, ऐसे शब्दों का प्रयोग इनके अंदर किया जाता है। मतलब आपको कुल मिलाकर यह है कि किसी भी कार्य की नकारात्मकता को ये सेंटेंस बताएंगे। नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में हम नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस, या इनको अपन हिंदी में एक निषेधवाचक वाक्य के रूप में जानते हैं। ये आपके नंबर 4 थे निषेधवाचक वाक्य। नंबर 5 जो है आपके आज्ञावाचक। नंबर 5 है आपके आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य के अंदर 4 चीजें आती हैं, जो आप यहाँ पर 3 चीजें आती हैं, सॉरी, आज्ञा, अनुमति और उपदेश। ये 3 चीजें आप दिमाग में अपने में बिठा लो। यदि ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है
कि इसमें सेंटेंस के अंदर आज्ञा से संबंधित कुछ है, अनुमति से संबंधित कुछ है, या आपका उपदेश से संबंधित कुछ है, तो आप समझ जाइए कि जो आपका वाक्य है वो आज्ञावाचक है। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो है आज्ञा है, ये अनुमति है, ये उपदेश। जब ये तीनों एक ही चीज है तो इनमें छोटा मोटा अंतर है, तो वो अंतर क्या है? तो आपको ध्यान रखना, जो आज्ञा होती है ये क्या होती है? सबसे पावरफुल होती है। आज्ञा का मतलब जैसे आपने सीधा कह दिया कि आप जाइए, तो आप जाइए का मतलब आप जाइए, आपको आज्ञा है ये मेरी, आपको जाना पड़ेगा, ये होता है आज्ञा के अंदर। लेकिन अनुमति जो होती है वो देने वाला देता है और लेने वाला अनुमति लेता है। आगे कार्य क्या होता है, आगे कार्य कौन करता है कौन नहीं करता है, इसका डिपेंड करता है कार्य करने वाले के ऊपर। मतलब जैसे माना कि मुझसे किसी ने कहीं पर जाने की अनुमति ली, तो मैं कह दूंगा कि भाई आप जा सकते हैं। अब वो मेरी तरफ से जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये अनुमति है। अनुमति के अंदर पावर कम होती है। उपदेश जो होता है, उपदेश का मतलब होता है कि जो बड़े संत हैं, बड़े आपके जैसे कोई गुरुजी हैं, आपके माता है, आपके पिता है, आपके बड़े भाई हैं, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, वो आपको कोई ऐसी अच्छी चीजें बताए जिनको वो चाहता है, वो आपसे अपेक्षा रखता है कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोले, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी अच्छा कार्य करें, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, तो ये मैं चाहता हूं मतलब ये मेरा उपदेश है। तो इसके ये भी हमारी एक तरीके से आज्ञा है, ये भी हमारी एक तरीके से आज्ञा है, और ये भी हमारी एक तरीके से आज्ञा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इन तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये तीनों की स्थिति यदि आपको कहीं पर भी देखिए तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जाइए, तो ये आज्ञा है, आप जा सकते हैं तो ये अनुमति है ना, और आपको जाना चाहिए है ना, तो ये उपदेश हो गया। जाना चाहिए मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप जाए, ठीक है ना, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको भगवान का भजन करना चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए में आएंगी, तो ये उपदेश के अंदर आती है। और जो आपका नंबर 6 है इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 है आपका इच्छावाचक वाक्य। ये इच्छावाचक वाक्य, इसके अंदर भी कुछ चीजें आती है, जैसे इच्छा आपकी है ना, शुभ कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये तीन चीज आपकी इसके अंदर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो इच्छावाचक वाक्य है उनके अंदर सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद, ये सारी चीजें, ये चारों चीजें, तीन चीज जो है ये आपकी इच्छावाचक वाक्य के अंदर आती है। जैसे इच्छा, माना कि आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा जागृत होती है, चाहे वो पढ़ने की हो, खाने की वस्तु की हो, पहनने की हो, कहीं जाने की हो, कोई भी इच्छा, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या कोई भी इच्छा यदि आपके मन के अंदर जागृत होती है तो ये इच्छावाचक सेंटेंस आपका कहलाएगा। जैसे माना कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है तो मैं कहता हूँ मेरे पास ऐसे कपड़े होते, मैं वहां पर घूमने जाऊं, मैं जाना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये सारी चीजें आपकी इच्छावाचक वाक्य के अंदर आती है। एक शुभकामना और आशीर्वाद, देखिए शुभकामना और आशीर्वाद दोनों ही थोड़े से समान शब्द हैं। थोड़े से मतलब शुभकामना भी अच्छी होती है, आशीर्वाद भी हम किसी को अच्छा ही देते। इसके अंदर आपका अभिशाप, मतलब यदि आप बुरी बद्दुआ भी किसी को देते तो भी इसी के अंदर आता है इच्छावाचक के अंदर। तो ये क्यों इसके अंदर आता है इच्छावाचक के अंदर? इसका एक कारण होता है कि हम किसी को भी जब आशीर्वाद देते हैं, किसी को भी हम शुभकामना देते हैं, मतलब हम उसका अच्छा चाहते हैं। तो अच्छा चाहते हैं कब चाहते हैं? जब मैं चाहता हूं, मेरे अंदर इच्छा है, मेरे अंदर इच्छा है कि आपका भविष्य अच्छा हो, मेरे अंदर इच्छा है कि आपके पास ये चीज हो, मेरे अंदर इच्छा है कि आप हमेशा निरोगी रहें, मेरे अंदर इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहें, आप अच्छा पढ़ें, आपका सब कुछ अच्छा रहे। तो ये सब इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये शुभकामना, आशीर्वाद, ये सारी चीजें आपकी इच्छा के अंदर आती है। तो भैया ये भी इच्छावाचक सेंटेंस के अंदर आएगा, इच्छावाचक वाक्य के अंदर आएगा। यदि यहाँ पर कोई बुरी चीज है, कोई बुरी भावना है, बुरी कामना है, अभिशाप है, आशीर्वाद की जगह आप अभिशाप दे रहे, बद्दुआ दे रहे, आप किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो वो भी हम चाह रहे, मतलब वो भी हमारी क्या है, इच्छा है।
तो ये भी आपका इच्छावाचक सेंटेंस के अंदर आएगा। ये सारी चीजें आपकी इच्छावाचक वाक्य के अंदर आती हैं। अब ये हो गए आपके कितने 6 प्रकार के वाक्य। अब हम पढ़ेंगे सातवां वाक्य जो है आपके 2 वाक्य और हैं। 7वां वाक्य अपन पढ़ेंगे। सातवां वाक्य आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य संकेतवाचक वाक्य जो होता है, मैं आपको इसको यदि अपन सिंपल रूप से समझे तो इसमें 2 कार्य होते हैं। क्या होते हैं? 2 कार्य संकेतवाचक वाक्य के अंदर होते हैं और 2 सेंटेंस होते हैं, दोनों में 2 कार्य होते हैं, लेकिन दोनों ही कार्य कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। दोनों ही कार्य कैसे होते हैं? अपूर्ण, पूरे नहीं होते। लेकिन इसके अंदर शर्त होती है कि लेकिन एक कार्य पूर्ण हो, एक कार्य पूर्ण हो तो दूसरा भी, एक कार्य पूर्ण हो तो दूसरा भी पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें अपन को ध्यान देने वाली बात है कि संकेतवाचक वाक्य जो होते हैं उनके अंदर 2 कार्य होते हैं, 2 सेंटेंस होते हैं और दोनों ही कार्य आपके कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, दोनों काम पूरे नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि यदि एक कार्य पूरा हो, मतलब इसमें जो 2 काम होते हैं वो एक कार्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब आश्रित होता है। यदि एक काम पूरा हो जाता है तो वो दूसरा काम अपने आप ही पूरा हो जाता है। बाई चांस यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं कि यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। आप देखिए इसमें 2 काम हो रहे हैं, एक तो पढ़ना और एक उत्तीर्ण होना। एक तो उत्तीर्ण होना और एक पढ़ना, 2 काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही काम भैया कैसे हैं? अपूर्ण है। मतलब इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की और पढ़ाई नहीं की, इसके कारण वो क्या हो गया? फेल हो गया, मतलब वो उत्तीर्ण नहीं हुआ। लेकिन हमने सत्य रख रखी है कि लेकिन एक कार्य पूर्ण हो, मतलब यदि पहला काम पूरा हो जाता, मतलब यदि ये पढ़ता, यहां पर लिखा हुआ है कि यदि मैं पढ़ता, मतलब ये कार्य यदि पूर्ण होता तो ये कार्य भी पूर्ण हो जाता, मतलब ये उत्तीर्ण हो जाता। अभी ये उत्तीर्ण नहीं हुआ, ये पढ़ा नहीं, उत्तीर्ण नहीं हुआ, ये पढ़ता, उत्तीर्ण हो जाता। मतलब एक कार्य पूरा नहीं हुआ तो दूसरा कार्य भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक कार्य पूर्ण होता तो दूसरा कार्य भी इसका पूरा हो जाता। ये इस संकेतवाचक वाक्यों की पहचान है और ये ज्यादातर कल्पना पर आधारित होते हैं। माना कि जैसे मैं कह देता हूँ कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सड़कें बनवा देता, मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको मैं निःशुल्क एजुकेशन दे देता, मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको फ्री में बिजली की व्यवस्था करवा देता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मतलब काम कोई सा भी नहीं हुआ, ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और ना ही मैं ये कार्य संपन्न कर सकता। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ये ध्यान रखना है अपन को कि 2 काम होते हैं, दोनों कार्य पूर्ण होते हैं। एक कार्य पूरा होता है तो दूसरा कार्य उसका अपने आप पूरा हो जाता है। अब अपन 8वां और अपना लास्ट जो है प्रकार वाक्य का वो अपन पढ़ेंगे। लास्ट प्रकार आपका कहता है कि संदेहवाचक वाक्य। ये होते हैं आपके संदेह वाचक वाक्य। संदेह और ये वाचक, एक संदेह का बोध कराते हैं। सबसे पहले आपको संदेह शब्द का अर्थ आना चाहिए। संदेह शब्द क्या है? संदेह शब्द का मतलब होता है कि यदि कोई भी काम पूरा हो रहा है, माना कि कार्य की पूर्णता का हमको पता है, लेकिन फिर भी हमको उस कार्य के ऊपर संदेह है कि वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आपका संदेह कहलाता है। माना कि जैसे माना कि मैं ही आपसे कोई चीज कह देता हूं कि भाई मैं शाम को 9 बजे खाना खा लेता हूं,
मैंने आपको ये चीज बता दी। अब जैसे ही रात के 9 बजेंगे, आज या कल या परसों या कभी भी, और जब आपकी नजर 9 बजे घड़ी पर जाएगी और आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि 9 बज रहे हैं, और 9 बज रहे हैं, तो आपके दिमाग में मेरी बात तुरंत याद आ जाएगी कि अब उन्होंने खाना खा लिया होगा, अब उन्होंने खाना खा लिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको इस बारे में पता है कि वो इस समय खाना खाते हैं। लेकिन उसके अंदर एक संदेह होता है, खा लिया होगा, उसके अंदर एक संदेह होता है कि भाई हो सकता है कि आज उन्होंने खाना नहीं खाया हो, आज वो लेट खाएंगे, आज वो पहले खा के सो गए, या ऐसा कुछ भी मतलब हो सकता है। तो इसके अंदर आपको संभावना कुल मिलाकर ये है कि आपको यहाँ पर संभावना बताई जाती है, कार्य की संभावना होती है, कार्य की क्या होती है? संभावना होती है। आपका काम हुआ, जैसे इसमें शायद आज वर्षा होगी, मैंने यहां पर लिखा शायद आज वर्षा होगी। अब देखिए मैंने एक शब्द ऐसा लिख दिया यहां पर जिसका मतलब है शायद। शायद का मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब शायद का आज से शायद शब्द से आप ये पता चल जाएगा आपको कि इसने लिखा तो है कि आज वर्षा होगी, यदि मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, शायद शब्द को मैं हटा दूंगा तो होगा आज वर्षा होगी, तो ये तो निश्चित बात है कि आज वर्षा होगी। लेकिन यदि मैंने लगाया शब्द इसमें शायद, कि शायद आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, लेकिन मैंने लगाया शायद। शायद का मतलब आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि ये दो चीजें आपको एक साथ मिल जाएं, ये दो चीजें यदि आपको एक साथ मिल जाएं, मतलब काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपका ये सेंटेंस संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। और ये सारे सेंटेंस जो होते हैं लगभग या तो किसी चीज के बारे में पता हो तो ये संदिग्ध भूतकाल के सेंटेंस होते हैं। संदिग्ध भूतकाल का मतलब है ये काम, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि इस समय उन्होंने खाना खा लिया होगा, तो खाना खा लिया होगा मतलब हमको पहले से पता था, लेकिन आज हो सकता है नहीं खाया। या फिर ये भविष्य से संबंधित भी होती है, जिसमें हम जैसे माना कि ये हमने लिखा शायद आज वर्षा होगी, तो वर्षा का मौसम मैंने देखा, बादल मैंने देखे, या मैंने कोई और ऐसा मौसम देखा जिसके कारण मुझे ऐसा पता चला कि ये आज वर्षा हो सकती है, तो मैंने ऐसा यहाँ पर बोला। इस प्रकार ये आपके वाक्य का जो चैप्टर है, टॉपिक जो है वो पूरा होता है। और मैंने आपको यहाँ पर आपको वाक्य से संबंधित सारी चीजें बताई हैं, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, वाक्य के प्रकार, और वाक्य के प्रकार भी दोनों आधार पर मैंने आपको बताए हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं आपके 8 प्रकार के। ये जो हमने आज पढ़े हैं, आप इनको पूरा पढ़िए, आराम से इनको लिखिए, आराम से इनको समझिए, और आप हमारी जो वीडियो है वो लगातार देखते रहिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बहुत हमारे जो है मैं देखता हूँ कि हमारे लगभग 55% ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो हमारी वीडियो को देखकर पढ़ते हैं या देखते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भैया ऐसी बात है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए। इससे आपको एक फायदा होगा कि जैसे ही हमारी वीडियो कोई भी अपलोड होगी तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। इससे और ज्यादा आपको फायदा नहीं है। और दूसरा फायदा ये है कि हमारा इससे एक मनोबल बढ़ता है कि हम कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, और इतने लोग हमें डेली देखते हैं, या इतने लोगों को हमारी ये चीजें अच्छी लग रही हैं, तो हमारा एक हिम्मत जो है हमारी इससे बनती है। तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए और जरूर आप इसको सब्सक्राइब करिए, और आप लगातार ये जो वीडियो देखते हो इसको आप पूरी देखें, आप इसको बीच में स्किप ना करें। और अपने साथ में जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो कोई स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और उनके ग्रामर के टॉपिक ये यदि उनके सिलेबस में है, तो वो
स्टूडेंट को आप इसको शेयर करें और उन तक इनको पहुंचाएं। ये भैया ये आपके लिए तो लाभ है ही, लेकिन यदि आपको दूसरे बच्चों को भी इससे कोई लाभ मिलता है तो वो भी एक तरीके से आपके लिए एक अच्छा कार्य है, एक पुण्य का कार्य है। तो आप जो है इसको लगातार देखें और हम नए टॉपिक के साथ में अब हम आपको अगला टॉपिक एक मैथ का लेंगे। स्टूडेंट की तरफ से हमको एक क्वेरी आई है कि सर संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक प्रयास करूंगा कि आपको संख्या पद्धति का जो बिंदु है इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयार करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके सामने यदि ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप उसको तुरंत हल कर सकें और अच्छे ढंग से आप मार्क्स ला सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप वीडियो देखते हैं, इससे हमें बहुत हमारा मनोबल बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और आप परीक्षा में सभी सफलता प्राप्त करें, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू।